चलो देखना, जब भी हमारा क्लास स्टार्ट होगा भाई, हम लोग पूरा पीछे वाला पूछेंगे, यकीन मानो। अब एकदम फिक्स है कि मैं रोज दिन कम से कम 2-3 सवाल तो करूंगा ही एक जने से। क्लियर है भाई? तो हम लोग बात किए थे कि भैया जो हमारा ये जेनेटिक इंजीनियरिंग था, ये जो हमारा पूरा बायोटेक्नोलॉजी था, इसको भैया हम लोग दो स्टेप मतलब मतलब मेरे को अगर डीएनए फॉर्मेशन करवाना है, मतलब आरडीएनए फॉर्मेशन करवाना है, तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिए भैया? एक तो हमारे को टूल चाहिए कि हमारे पास क्या क्या यूज होने वाला है उसके अंदर, और साथ में उसका प्रोसीड्योर कि हम किस प्रोसेस में इसको कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गया? एनसीईआरटी की बात करें तो उन्होंने टूल्स और प्रोसीड्योर को अलग अलग नहीं दिया है, उन्होंने प्रोसीड्योर और टूल्स दोनों को मिक्स करके एक साथ दिया है। बराबर है क्या? मतलब उन्होंने टूल्स का भी बात और प्रोसीड्योर का बात दोनों एक साथ ही करते चला गए। मतलब जैसे मान लो लाइजिंग एंजाइम का चाहिए, तो वो सीधे बोलेगा कि हाँ भैया मेरे को अगर डिजायर्ड जीन चाहिए तो हम लोग लाइजिंग एंजाइम मिलाएंगे, उससे हमारा सेल डिजोल्व हो जाएगा, बाकी क्या डीएनए का मटेरियल मिल जाएगा। उसके बाद डीएनए को मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे? दैट इज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट के निकालेंगे। लेकिन हम लोग कैसे पढ़ेंगे? ये तो पूरा प्रोसीड्योर के साथ हो गया, एंजाइम और प्रोसीड्योर सब उसी में घुस गया ना भाई। लेकिन हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि भैया हमारे को कौन कौन सा एंजाइम चाहिए पहले? समझ में? हमारे को कौन कौन सा एंजाइम चाहिए पहले, और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भैया वो किस प्रोसेस में यूज करेंगे। वो अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस प्रोसेस में यूज करेंगे, अरे है या नहीं है। तो सबसे पहला टॉपिक डालना दैट इज द टूल्स। ये टूल्स में आ गया था ना। चलो चलो एंजाइम, तो सबसे पहला टॉपिक डालेंगे अपन एंजाइम्स। और ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, तुमको याद रखना ही पड़ेगा। अच्छा, इसको याद रखा कैसे जा सकता है भाई? देखो, तुम जितना छोड़ते जाओगे ना भाई, वो उतना ज्यादा सिलेबस तुम्हारे लिए बढ़ता ही जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? जितना ज्यादा छोड़ोगे सिलेबस उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा तुम्हारे लिए, बाद में उसको कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्लियर है भाई? तो उसको अपन करेंगे। क्लियर है भाई? कुछ ही पॉइंट थे भाई जहां से क्वेश्चन आ सकता था। क्लियर है ना? चलो आ जाओ, तो हम लोग अब आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला डाल देना टॉपिक एंजाइम। एंजाइम में हम लोग बात करें कि भैया जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो सेवरल टाइप्स के होते हैं। हमारे जो एंजाइम होते हैं भैया वो कैसा होते हैं भैया? सेवरल टाइप, मतलब बहुत सारे तरह के होते हैं। हम लोग यहाँ पे 5 तरह के पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हमारे पास एंजाइम क्या है? सेवरल टाइप्स के हैं। हमारे पास एंजाइम जो है वो सेवरल टाइप्स के हैं। और यहाँ पे हम लोग कितने टाइप्स का एंजाइम पढ़ने वाले हैं? 5 टाइप्स ऑफ एंजाइम अभी हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आएगा? कितने तरह के एंजाइम अपन पढ़ेंगे? 5 तरह के एंजाइम अपन पढ़ेंगे अभी। क्लियर है भाई? तो सबसे पहले अगर, अरे हमारे टूल्स का ये पहला पॉइंट चल रहा है ना, अरे ये टूल्स का हमारा क्या, दैट इज द पहला पॉइंट। क्लियर है भाई? हमारा एंजाइम, अब एंजाइम की बात करें तो हमारा एंजाइम अभी कितने तरह का यूज हो रहा है भाई? 5 तरह का। उसमें सबसे पहला जो एंजाइम होता है वो होता है हमारा लाइजिंग एंजाइम। क्या होता है? लाइजिंग एंजाइम। अच्छा, लाइजिंग एंजाइम मतलब अबे डिसॉल्व कर देने वाला, डाइजेस्ट कर देने वाला। अरे सही बात गलत बात? अरे डिसॉल्व कर देने वाला या फिर डाइजेस्ट कर देने वाला। क्लियर है भाई? अच्छा, दो लैंडमार्क डिस्कवरी क्या क्या था? 2 लैंडमार्क डिस्कवरी क्या थे भाई? 2 लैंडमार्क डिस्कवरी, पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का डिस्कवरी, दूसरा प्लाज्मिड वेक्टर का डिस्कवरी। यही दोनों लैंडमार्क डिस्कवरी था। अरे क्लियर है क्या? इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है भाई? तो ए हो गया हमारा लाइजिंग एंजाइम, LYSING, लाइजिंग एंजाइम मतलब डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। दूसरा हो जाएगा क्लीविंग एंजाइम। अच्छा, क्लीविंग एंजाइम का मतलब, अरे क्लीविंग मतलब, अबे क्लीनिंग नहीं है रे, क्लेविंग है, क्लीविंग, CLEA, जा VING होगा। ये भी ही है, वो एन दिख रहा है तुमको, है ना? VING, क्लीविंग एंजाइम। बताओ जरा। अरे क्लीविंग एंजाइम का मतलब, अरे क्लीव कर देना मतलब काट देना भाई। क्लीव करना मतलब क्या? काट देना। तो हमारा ये सेकंड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा? अरे यार याद करो, 2 ही लैंडमार्क डिस्कवरी थे ना। एक तो था हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, अरे क्या करता है? डीएनए को काटता है कि नहीं काटता? वो सब इसी में आएगा ना, क्लीविंग एंजाइम के अंदर। मतलब क्लीविंग एंजाइम के अंदर हम लोग डीएनए, मतलब डीएनए को जो भी मटेरियल काटने वाला है, जो भी एंजाइम काटने वाला है, उसको हम एकदम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं भाई। चलो, उसके बाद अगला हमारे पास सी पॉइंट है। अच्छा बताओ, हम डीएनए को काटेंगे। अच्छा मान लो अगर हमारे पास डीएनए जो है, इधर देखो, मान लो हमारे पास डिजायर जीन नहीं है, तो क्या हम उसको बनाएंगे या नहीं बनाएंगे?
बनाएंगे ना, तो हमारे पास सिंथेसाइजिंग एंजाइम होने चाहिए या नहीं, सिंथेसाइज करने वाला। तो हमारे पास अगला तीसरा टाइप का जो एंजाइम है वो हमारे पास क्या है, सिंथेसाइजिंग एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम। चलो अच्छा बताओ, डीएनए को हम काट दिए हैं, हमारे डिजायर्ड जीन को काट दिया ना मैंने, अरे डिजायर्ड जीन को हम काट के बाहर निकाल लिया और मुझे उसको किसके साथ जोड़ना है, वेक्टर के साथ। क्या उसको जोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए या नहीं चाहिए, तो भैया एंजाइम चाहिए होता है जोड़ने के लिए, जिसको हम लोग बोलेंगे ज्वाइनिंग एंजाइम। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, अरे क्या बोलेंगे हम लोग उसको, ज्वाइनिंग एंजाइम। समझ में आ रहा है क्या, क्या हो गया हमारे पास ज्वाइनिंग एंजाइम। और कुछ अदर एंजाइम चाहिए होगा जिसकी बात अभी अपन नहीं कर रहे हैं, बराबर। और क्या चाहिए होगा, कुछ अदर एंजाइम चाहिए होंगे हमारे पास, क्लियर है। ये हम लोग एंजाइम को कितने पार्ट में पढ़ेंगे भैया, 5। कौन कौन सा हो गया भैया, सबसे पहला बताओ। सबसे पहला हो गया लाइजिंग एंजाइम, दूसरा हमारा क्लीविंग एंजाइम। लाइजिंग मतलब डिसॉल्व करने वाला, मतलब सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल ये सबको खत्म कर देगा, ऑर्गेनेल ये सबको खत्म कर देगा। बचेगा क्या, सिर्फ हमारे पास डीएनए। क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ डीएनए, इसलिए हमारा लाइजिंग एंजाइम। दूसरा क्या हो गया, क्लीविंग एंजाइम मतलब काटने वाला, सिंथेसाइजिंग एंजाइम मतलब बनाने वाला एंजाइम, ज्वाइनिंग एंजाइम मतलब जोड़ने वाला एंजाइम, और कुछ अदर एंजाइम की हम बात करेंगे। क्लियर है भाई, यहां तक समझ में आई नहीं आई। तो सबसे पहला टॉपिक अपन डालेंगे दैट इज अ लाइजिंग एंजाइम। अब हर एक एंजाइम को अपने को ना डिटेल में पढ़ना है, क्लियर है भाई। अब यहाँ पे हमारा जितना भी एंजाइम है उन सारे एंजाइम को अपने को डिटेल में स्टडी करना है। तो यहाँ पे टॉपिक डालना लाइजिंग एंजाइम, टॉपिक डालेंगे अपन लाइजिंग एंजाइम, टॉपिक डालेंगे अपन लाइजिंग एंजाइम। हो गया, इसमें लिखेंगे दे आर दोज एंजाइम। अच्छा लाइसिस का मतलब तुमको बताना पड़ेगा क्या, फिर से लाइसिस का क्या मतलब होता है, अरे क्या लाइसिस का मतलब फिर से बताना पड़ेगा क्या कि लाइसिस का क्या मतलब होता है। तो लिखेंगे दे आर दोज एंजाइम्स which are used for the lysis of cell, which are used for, स्पीड में लिखेंगे, which are used for lysis of cells, which are used for lysis of cells, which are used for lysis of cell, which are used for lysis of cells। कोई दिक्कत। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग, बराबर है क्या। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, देखना जरा। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट होगा, क्लियर है क्या। अच्छा एग्जाम्पल को क्या करना भैया, नॉर्मल पेन से लिख देना, ठीक है भाई। लेकिन वो किसमें काम करेगा, हर एक के लिए अलग अलग। जैसे हमारे लिए लाइजिंग एंजाइम कुछ और चाहिए, बैक्टीरिया के लिए लाइजिंग एंजाइम कुछ और चाहिए। तो वो तुमको याद रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास किस में से, अगर कंसीडर करो कि हमारे में से जीन निकालना है, तो हमारा सेल किसका बना हुआ है, अरे लिपिड और प्रोटीन का। भाई क्या करेंगे, लाइपेज और प्रोटीएज मिला देंगे, खत्म, टूट टाट के खत्म हो जाएगा भाई पूरा पूरा से। लेकिन वही मान लो कि अगर कौन सा है, बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल के लिए अगर तुम मिला दोगे ये तो खत्म हो जाएगा क्या, नहीं। अरे उसके ऊपर एक सेल वॉल भी होता है जो कि बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का। अरे बना होता है क्या, उसके ऊपर एक सेल वॉल होता है जो कि किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो भैया उसको तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, उसको बिना तोड़े क्या हमारा कुछ निकलेगा उसके अंदर का मटेरियल, नहीं। उसके अंदर का कोई प्लाज्मिड अपने को मिलने वाला है, नहीं। इसलिए अपने को उसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भैया हमारे पास सबसे पहला क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम है। क्या है हमारे पास सबसे पहला, लाइसोजाइम एंजाइम है। सबसे पहला क्या है हमारे पास, लाइसोजाइम एंजाइम है, क्लियर है भाई। दूसरा एंजाइम है हमारे पास सेलुलेज। क्या है हमारे पास दूसरा एंजाइम, सेलुलेज। दूसरा एंजाइम है हमारे पास सेलुलेज। तीसरा एंजाइम है हमारे पास पेक्टिनेज। तीसरा एंजाइम है हमारे पास पेक्टिनेज। चौथा एंजाइम है हमारे पास काइटिनेज, काइटिनेज। पांचवा एग्जाम है हमारे पास प्रोटीएज। और छठा एंजाइम होगा हमारे पास दैट इज द लाइपेज। कोई दिक्कत है क्या, छठा एंजाइम क्या है हमारे पास, लाइपेज। अब तुम बताओगे भाई, अरे यार सब लोग सेल पढ़ा था ना भाई, अरे सब लोग सेल पढ़ा था या नहीं पढ़ा था भाई। चलो इधर देखेंगे जरा,
बताओ जरा मेरे को, अरे इधर बताएंगे जरा मेरे को। लाइसोजाइम हम किस में यूज करेंगे? लाइसोजाइम यूज किया जाएगा फॉर बैक्टीरिया। किसके लिए यूज किया जाता है लाइसोजाइम? फॉर बैक्टीरिया। अच्छा याद करो, हमारा प्लांट सेल किसका बना हुआ था? प्लांट सेल वॉल किसका बना हुआ था? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टीन एंड प्रोटीन। सही है क्या? अरे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टीन एंड प्रोटीन, मतलब ये दोनों यूज होगा फॉर प्लांट सेल। अगर मुझे प्लांट में से अपना डिजायर सेल निकालना है तो ये इसके लिए तब यूज होगा। क्लियर है ना? अच्छा, काइटिनेज कहां मिलता है? काइटिन, काइटिन मिलता है फंगाई में। अरे फंजाई में बताया था कि काइटिन कहां मिलता है भैया? फंजाई में। तो काइटिनेज कहां मिलेगा? फॉर फंगस। ये किसके लिए होगा भैया? फॉर फंगाई। ये फंगाई के लिए होगा। अच्छा यहाँ पे सेल मत लिखना, खाली यही लिखो, ठीक है भाई। उसके बाद प्रोटीएज और लाइपेज किसके लिए होगा? हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ है ना भाई पूरी तरह से, कोई सेल वाल तो है नहीं इसमें, तो हम लोग ये बोलेंगे कि भैया ये किसके लिए भैया? फॉर एनिमल्स। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे यहां तक समझ में आई क्या? अरे यहां तक बात समझ में नहीं आई तो बोलो। क्या ये एंजाइम्स क्लियर है भाई? कौन सा एंजाइम कहां यूज करेंगे तुमको समझ में आ गया क्या? लाइजिंग एंजाइम का क्या मतलब होता है? जो लाइसिस करवाए, जो डाइजेशन करवाए मटेरियल का, बराबर है क्या? जो लाइसिंग, लाइजिंग का क्या मतलब होता है भैया? जो लाइसिस करवाए, जो डाइजेशन करवाए मटेरियल का। तो ये तुमको याद रख लोगे क्या? अरे ये सब मैं सेल बायोलॉजी में पढ़ा चुका हूं ना भाई। काइटिन का बना होता है फंजाई का सेल वॉल। सेलुलोज और पेक्टिन कहां होता है भैया? हमारे प्लांट सेल वॉल में। पेप्टाइडोग्लाइकिन कहां होता है? बैक्टीरिया में। और उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? लाइसोजाइम। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? लाइसोजाइम। प्रोटीएज और लाइपेज तो हमारे में होता है भैया। और काइटिनेज कहां होता है भैया? काइटिन का कहां होता है भैया? काइटिन का सेल वॉल कहां बना हुआ है? फंगाई में। वहां कहां बना हुआ है? फंजाई में। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या किए? दैट इज अ फंगस के लिए यूज किया अपन। किसके लिए यूज किया भैया? अच्छा, फंगस जो है ना एक सिंगुलर वर्ड है और फंजाई जो है वो प्लूरल वर्ड है, बस यही अंतर है। बाकी फंगस फंगाई कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? चलो, तो ये पहले नंबर का एंजाइम खत्म हो गया क्या हमारा? चलो, तो दूसरा एंजाइम की बात करना, और दूसरा एंजाइम है हमारे पास, दैट इज द क्लीविंग एंजाइम। और क्लीविंग एंजाइम का मतलब क्या है भाई? अबे क्लीविंग एंजाइम का क्या मतलब है भाई? क्या करने वाला? काटने वाला। ये डीएनए को काटेगा या नहीं काटेगा भाई? काटेगा। ये हमारे डीएनए को क्या करेगा भैया? ये कट करेगा। तो हम लोग बात करें कि भैया अपने को अगर डिजायर जीन निकालना है तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डीएनए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम तो कुछ हो ही नहीं सकता है भाई। अरे यार तुम सेल में से डीएनए कैसे ही निकाल सकते हो बिना लाइजिंग एंजाइम के भी? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कोशिश किया जाए तो थोड़ा बहुत पॉसिबल है। तो हम लोग ये बात करें कि भैया जो क्लीविंग एंजाइम की बात करें ना, हमको क्या चाहिए? पूरा एक डिजायर जीन चाहिए अपने को। अब हम जब तक ले काटने वाला एंजाइम नहीं मिलाएंगे, क्या तब तक हमारा डिजायर जीन कट के बाहर निकलेगा क्या? नहीं। इसलिए भैया हम लोग ये बोले कि भैया जो हमारा क्लीविंग, देखो हम लोग यहाँ पे जितना भी एंजाइम लिखे हैं भाई, ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे, ये सारे के सारे एंजाइम इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई? सबको याद रखना है, सबका एग्जाम्पल मालूम होना चाहिए। अरे क्लियर है भाई? तो हमारे यहाँ पे क्या है? दैट इज अ क्लीविंग एंजाइम। और हम लोग बोलते हैं भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है हमारे लिए। किसके लिए भैया? हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसीलिए हमने बोला था कि भैया जो इसका डिस्कवरी था वो लैंडमार्क डिस्कवरी था इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अरे सही है गलत है? अच्छा तुमको पता है जब ये 12th कंप्लीट होगा ना तो सिर्फ इस चैप्टर में तुम बीएससी कर सकते हो। सिर्फ इस चैप्टर में, सिर्फ इस चैप्टर में बीएससी होता है, सिर्फ इसी चैप्टर में एमएससी होता है और सिर्फ इसी चैप्टर में पीएचडी भी होता है। सिर्फ चैप्टर, सब्जेक्ट नहीं। सिर्फ इस चैप्टर में बीएससी होता है, एमएससी होता है और पीएचडी होता है। क्या? हाँ, तो फिजियोलॉजी में बहुत सारा टॉपिक आ गया ना, जूलॉजी में पूरा एनिमल्स आ गया ना, समझ? इसमें खाली यही है, इसमें सिर्फ यही है, और इसमें तुम बीएससी एमएससी पीएचडी तक कर सकते हो भाई। बहुत गजब का टॉपिक है, बराबर है क्या? ऐसे हम लोग छोटे फॉर्म में पढ़ लेते हैं, बोलते हैं 15 दिन में खत्म हो जाएगा, पर ओरिजिनली जो है ना टॉपिक बहुत बड़ा होता है। तुम सोचो ना भाई, किसी का जीन निकाल के किसी में ट्रांसफर कर देना, सोचो कितने प्रैक्टिकल की जरूरत होगी। होगा कि नहीं होगा? तो बनाना पड़ता होगा ना भाई जब कर रहे होते तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करें? क्लीविंग एंजाइम की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है हमारे लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम होगा हमारे लिए। सबसे पहले देखना, हम लोग वो एंजाइम की बात करेंगे जो कटिंग ऑफ डीएनए के लिए हम यूज करने वाले हैं। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, इसके लिए अपन स्टेटमेंट लिखेंगे, क्लीविंग एंजाइम के लिए अपन स्टेटमेंट लिखेंगे। उसमें लिखेंगे एंजाइम यूज फॉर कटिंग ऑफ डीएनए।
enzyme used for cutting of DNA. 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 यहां तक समझ में आ गई क्या? तो हम लोग बात करें कि भैया जो हमारा क्लीविंग एंजाइम होता है, जो हमारा क्लीविंग एंजाइम होता है वो दो तरह के होते हैं. कितने तरह के होते हैं भैया? ये 2 टाइप्स के होते हैं. लिखो, क्लीविंग एंजाइम जो हमारे कितने तरह के हो गए भाई? 2 तरह के हो गए. क्लियर है भाई? कितना तरह का हो गया? 2 तरह का. एक हो गया हमारा एक्सोन्यूक्लिएज. अरे डीएनए को ही काटना है ना, अरे हमारे डीएनए को ही काटना है ना भाई. तो डीएनए को हम 2 तरीके से काट सकते हैं. एक तो साइड साइड से काट सकते हैं और एक बीच से काट सकते हैं. अगर बीच से काट दिए तो हम लोग उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लिएज, और साइड साइड से काटेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको? एक्सोन्यूक्लिएज. तो हमारे पास कितने तरह का हो गया भैया? 2 तरह का. एक तो हो गया हमारे पास एंडोन्यूक्लिएज और एक हो गया हमारे पास एक्सोन्यूक्लिएज. हमारे पास 2 तरह के एंजाइम हो गए. एक हो गया हमारा एक्सोन्यूक्लिएज, एक हो जाएगा हमारा एंडोन्यूक्लिएज. करेंगे जरा. एक हो जाएगा हमारा एंडोन्यूक्लिएज, एक हो जाएगा हमारा एक्सोन्यूक्लिएज. एक हो जाएगा हमारा एक्सोन्यूक्लिएज, एक हो जाएगा हमारा एंडो. अच्छा, एक्सो का मतलब? अरे इधर देखो, जैसे कि मान लो कि ये हमारे डीएनए का सेगमेंट है और ये मान लो हमारा न्यूक्लियोटाइड है. ये जो हम लोग गोल गोल बना रहे हैं, नहीं क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन बेसिस है. अरे क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन बेसिस है. इस तरह से. तो देखो, पहले इसको काटेगा, फिर इसको काटेगा, फिर इसको काटेगा, फिर इसको काटेगा, फिर देखो ये एक एक करके काटते हुए अंदर घुस रहा है क्या? तो इसी एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे भैया? एक्सोन्यूक्लिएज. मतलब बाहर से काट रहा है. अगर मान लो कोई ऐसा एंजाइम हो डायरेक्टली यहीं से उड़ा दे, तब हम इसको क्या बोलेंगे? दैट इज द एंडोन्यूक्लिएज. क्या बोलेंगे हम लोग? एंडो. मतलब डीएनए को अगर बाहर से काट रहा है तो एक्सोन्यूक्लिएज, अगर डीएनए के अंदर घुस के काट रहा है, मतलब डीएनए को अंदर से काट रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोन्यूक्लिएज. क्या बोलेंगे हम लोग उसको? एंडोन्यूक्लिएज. क्या बोलेंगे हम लोग उसको? एंडोन्यूक्लिएज. क्या बोलेंगे अपन उसको? एंडोन्यूक्लिएज. क्या? तो हमारे पास एंजाइम कितने तरह के हो गए भाई? 2 तरह के. कौन कौन सा हो गया? एक तो हमारा एक्सोन्यूक्लिएज, एक हमारा एंडोन्यूक्लिएज. क्या क्या हो गया हमारे पास? एक तो एक्सोन्यूक्लिएज, दूसरा क्या हो गया हमारे पास? एंडोन्यूक्लिएज. तो एक्सोन्यूक्लिएज क्या करेगा? हमारे डीएनए को एक एक करके काटेगा. यहां से उड़ाएगा ना भाई, आराम आराम से. अरे क्लियर है भाई? और एंडोन्यूक्लियस डायरेक्टली बीच से उड़ा देगा. समझ में आ रहा है क्या? एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? डायरेक्टली बीच से उड़ा देगा. जैसे मान लो कि हमारा ये वाला, हमारे को ये वाला जीन का सेगमेंट निकालना है, तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? एक एक काटते काटते यहाँ तक पहुंचेगा, इधर से काटते काटते यहाँ तक पहुंचेगा, फिर हमारे को ये बचेगा. अरे है ना? अब वो कितना लंबा प्रोसेस होगा, बहुत ज्यादा. तो हम लोग ज्यादा किसको यूज करेंगे? एंडोन्यूक्लियस को. काट के फटाक से यहाँ से बाहर निकाल लो, बात खत्म. अरे समझ में आएगा? बाकी हमको किसी से मतलब नहीं होगा. तो ये बात समझ में आ गई क्या कि हमारा जो क्लीविंग एंजाइम है वो कितने तरह के हो गए भैया? 2 तरह के. कौन कौन सा? एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज. एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज. एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज. एक्सोन्यूक्लिएज की बात करें तो, अरे एक्सोन्यूक्लिएज का मतलब है ना भैया, वो बाहर से काटेगा. और एंडोन्यूक्लिएज का मतलब है ना, इंटरमीडिएट प्लेस से कहीं से भी उड़ा देगा. बराबर है? अच्छा, कहीं से भी मतलब उसका रिस्ट्रिक्शन साइट होगा, है ना भाई? पर्टिकुलर साइट से ही काटेगा. जैसे इकोर 1 जो है ना, जी और ए के बीच में ही कट लगाता है, बाकी कहीं कट नहीं लगाता है. अरे क्लियर है भाई? तो अब लिखेंगे हम लोग एक्सोन्यूक्लियस के बारे में, वहीं पे लिख देंगे, वहीं पे लिखेंगे अपन एक्सोन्यूक्लियस के बारे में. इट कट डीएनए एट टर्मिनल पॉइंट. ऐसे करके लिखो, इट कट्स डीएनए एट टर्मिनल, एट it cut DNA at terminal
प्लेसेस, या फिर हाँ टर्मिनल, इट कट्स डीएनए एट टर्मिनल प्लेसेस, ठीक है, टर्मिनल प्लेसेस एंड में। और इसकी वजह से हम इसको ज्यादा यूजफुल नहीं है हमारे लिए। इट कट्स डीएनए, अरे इट कट्स डीएनए एट टर्मिनल प्लेसेस, हो गया। चलो इसके बाद हम लोग बात करें एक्सोन्यूक्लियस की बात करें, तो ये इधर से काट रहा है आराम आराम से, एकदम मोजे मोजे में काटेगा, एकदम खुटुक 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 करेगा ना, अपने को मजा नहीं आएगा। इसलिए ये नॉट सो यूजफुल, इसका हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, नॉट सो यूजफुल, ये बकवास हो जाएगा फिर हमारे लिए, बराबर है क्या। अरे यार हम क्या चाहते हैं, डायरेक्टली हमारा डिजायर जीन बाहर निकल जाए। अरे हम क्या चाहते हैं कि डायरेक्टली हमारा डिजायर जीन, अरे एक्सोन्यूक्लियस को अंडरलाइन करो तो लाल रंग से करो जल्दी, अभी कर कह रहे हैं, साफ दिमाग नहीं है भाई। एंडोन्यूक्लियस को भी करो। चलो यहां देखो, तो हम लोग बात करेंगे भैया जो हमारा एक्सोन्यूक्लियस है इट कट्स डीएनए एट द टर्मिनल प्लेसेस, और हम लोग बात करेंगे जो हमारा एंडोन्यूक्लियस होता है वो ज्यादा यूजफुल नहीं होता है हमारे लिए वो ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो कौन ज्यादा यूजफुल होगा हमारे लिए, एंडोन्यूक्लियस। कौन यूजफुल होगा हमारे लिए, एंडोन्यूक्लियस। तो हम लोग ये बोले कि भैया एंडोन्यूक्लियस जो है वो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, अरे है ना भाई। तो हम लोग एंडोन्यूक्लियस के बारे में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर एंडोन्यूक्लियस टॉपिक डाला होगा ना भाई, अरे डाला है ना एंडोन्यूक्लियस, तो यहाँ पे लिखना इट कट्स डीएनए, अरे अरे इसको देखो लाल रंग से अंडरलाइन करके ब्लू पेन से लिखना, इट कट्स डीएनए एट इंटरमीडिएट प्लेसेस, इंटरमीडिएट प्लेसेस, इट कट्स डीएनए एट इंटरमीडिएट प्लेसेस। कोई दिक्कत यहां तक, अरे यहां तक समझ में आई क्या। चलो यहां तक समझ में आ गया क्या, इट कट्स डीएनए एट इंटरमीडिएट प्लेसेस। कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है क्या। अच्छा जहां पे एक्सोन्यूक्लियस लिखा है ना भाई, जहां पे एक्सोन्यूक्लियस के बारे में बनाया है वहीं पे अगर छोटा सा स्पेस बचल हो तो ऐसे डीएनए का सेगमेंट बना देना और लिखना कि भैया यहां से कट करेगा आराम आराम से, है कि नहीं, इस तरह से मार्क कर देना। मतलब ये डीएनए का सेगमेंट बना देना, दो गो सेगमेंट होता है ना, कट यहां लगा देना और कट यहां लगाना, मतलब एंड पोजीशन से कट करेगा। और एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो भैया ये कॉमनली यूज होता है क्या, अरे क्या एक्सोन्यूक्लियस यूज होगा कि एंडोन्यूक्लियस, तो ये हमारा कॉमनली यूज होने वाला। और इंटरमीडिएट प्लेस मतलब ये वाला हमारा जैसे डीएनए का सेगमेंट है तो ये यहां से कट लगा देगा, अरे सही है ना। अगर ये वाला मान लो हमारे पास क्या है, ये वाला हमारे पास क्या है, डीएनए सेगमेंट है ना भाई, ये हमारे पास डीएनए है, डीएनए को बीच से कट लगा देगा, ठीक है भाई। अरे कोई दिक्कत है क्या। और हम लोग बात करें तो भैया जो हमारा एंडोन्यूक्लियस होता है वो स्पेशल टाइप का होता है। कैसा होता है हमारा, ये स्पेशल टाइप्स के होते हैं और हम लोग इनको प्यार से क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। समझ में आ रहा है क्या, इसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों बोलते हैं, अरे बोलो भाई, क्या हम इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों बोलते हैं, समझ में आता है क्या। हाँ एक स्पेसिफिक साइट पे काटेगा, जब वो स्पेसिफिक साइट पे कट करेगा, जब वो स्पेसिफिक साइट पे कट करेगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मतलब वो उस साइट के अलावा कहीं कट नहीं लगाएगा, समझ में आ रहा है क्या, अरे उस साइट के अलावा कहीं दूसरे जगह कट नहीं लगाएगा। तो हमारा ये स्पेशल टाइप का है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। कोई दिक्कत यहां तक। देखो जो भी टॉपिक है हमारे पास, जितना भी एंजाइम पढ़ना है हमारे को जितना भी एंजाइम पढ़ना है उसमें अगर तुमको कहीं दिक्कत आ सकता है तो वो सिर्फ हमारा क्लेविंग एंजाइम है, बराबर है क्या, उसके अलावा तुमको कहीं कोई तकलीफ आने वाला नहीं।
क्योंकि एंजाइम उसके बाद काफी आसान, उसके टूल से पूरा आसान है। बस एंजाइम में तुमको दिक्कत कहां आने वाला है, दैट इज द क्लीविंग एंजाइम। और क्लीविंग एंजाइम में भी अब बताओ दो तरह के एंजाइम है, हम लोग किसको पढ़ेंगे, एंडोन्यूक्लियस को कि एक्सोन्यूक्लियस को? हम लोग एंडोन्यूक्लियस को। टॉपिक डालना एकदम मस्त वाला, दैट इज द एंडोन्यूक्लियस। अच्छा एंडोन्यूक्लियस डालोगे कि या प्यार से डालोगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, है ना, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड ही होता है कि भैया वो पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही काटेगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब एक स्पेशल सीक्वेंस होता है। क्या होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? कि भैया एक स्पेशल सीक्वेंस होता है। क्लियर है भाई? चलना आ इधर देखेंगे तो हम लोग टॉपिक डालेंगे रेस्ट्रिक्शन। रे कंजूस के नाना, नया पेज में डाल सकता था तुम। तो टॉपिक अपन डालेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। हो गया? अरे अपन टॉपिक डाल दिए क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस? अरे बुलबुल इधर देख ले, मुस्कुरा रहा है एकदम, उसको देख के एकदम लड़की जैसे। भाई लड़का लक्षण ठीक नहीं लग रहा है लड़का का हमको, 2-3 दिन से देख रहे हैं, कभी इसको देख के मुस्कुराता है, कभी उसको देख के मुस्कुराता है। चलो आ जाओ, तो आप लोग टॉपिक क्या डालेंगे भैया, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज। कोई दिक्कत नहीं, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। टॉपिक डाल दिए क्या अपन, तो इसके बारे में अपन लिखेंगे। अब पूरा जो है ना 2-4 पेज यही चलेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, इसी के बारे में। इसका नाम हम लोग बोलते हैं ना इकोर 1, कैसे नाम दिया इकोर 1? नोमेनक्लेचर होगा ना यूपीएससी। अरे जैसे कार्बन के CH4 को हम लोग बोलते हैं ना मीथेन, वैसे इसका भी नाम होगा ना कि कैसे दिया है वो IUPAC तय करो, तो IUPAC होते कि ना होते? अरे बोल रे बोल रे लेके सब रे बोल रे। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक क्लियर है क्या? अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में लिखेंगे अपन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में अपन लिखेंगे, उसके अंदर अपन लिखेंगे, सबसे पहला समझना इसका इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं अपन। सबसे पहले बात करें तो भैया ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। अरे शांत रहो सब, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। साथ ही अगर बात करो, अगर तुम लोग बात करो नीट यूजी की, किसकी बात करें हम लोग, नीट यूजी की, तो 1 क्वेश्चन जो है ना पर ईयर इससे पूछा जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हर साल 1 क्वेश्चन फिक्स पूछा जाएगा, चाहे जो हो जाए। अब तुम समझ लो भैया 4 नंबर का सवाल है, 2 पेज को बस समझ लेने की वजह से अपने को 4 नंबर आ सकता है, सीधा सीधा बात है। देखो तुम्हारा जो 90 क्वेश्चन होता है ना एग्जाम में नीट यूजी में, उसका लगभग 40-50 क्वेश्चन तो हम ही बता देंगे कि कहां से आने वाला है, एकदम फिक्स टॉपिक के साथ। अब बाकी का जो 30-40 क्वेश्चन बचेगा, मतलब 40 क्वेश्चन जो बचेगा वो अपना पूरा टॉपिक से आएगा, और क्या। अभी तक देख लो भैया जितना भी क्वेश्चन अभी तक हम हर एक चैप्टर में बताया ना कि यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है, भैया वो आएगा। याद करो मैंने तुमको बताया था कि जब हम लोग ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन चल रहा था, तो याद करो हमारे पास 3 तरह का एंजाइम था, कौन कौन सा? हाँ ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन में 3 तरह का एंजाइम बनाया था, कौन कौन सा? नहीं वो तो लैक ओपेरॉन था, एंथ्रानिलेट सिंथेटेज, इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेटेज नहीं था? अरे अपन सब लोटिया डुबा चुके हैं। अरे एंथ्रानिलेट सिंथेटेज था सबसे पहला एंजाइम, दूसरा एंजाइम क्या था? इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेटेज, और तीसरा था हमारा ट्रिप्टोफेन सिंथेटेज, बोल दो नहीं था। ZYA में कौन सा एंजाइम था, बोल दो जेड से एंजाइम कौन था? है जेड से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, वाई से परमीएज, और ए से ट्रांस एसिटाइलेज। अरे याद है ना भाई? तो ये सही। और ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, अपने एसिटाइल ग्रुप को किसको दे देता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। और तब क्या करने लगता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज?
लैक्टोज को तोड़ने लगता है, किसमें? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। अरे याद है। और गैलेक्टोज हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है हमारे दिमाग में, जिसकी वजह से क्या होता है? दिमाग मोटा हो जाता है ना भाई? बताया था। चलो आ जाओ, तो ये हमारा हो गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो हम लोग बात करें कि भैया ये काफी इंपॉर्टेंट होगा और इससे एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। हर साल, ऐसा कोई साल नहीं है जहां से ये मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। एकदम फिक्स है कि यहां से क्वेश्चन आएगा, एकदम फिक्स, चाहे जो कर लो। जब एग्जाम से पहले, एग्जाम से एक महीना पहले जब पढ़ने बैठोगे ना, तो पता है कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना, जहां से वेटेज है बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा वेटेज वाला। अब जिससे बायोटेक्नोलॉजी की बात करो, यहां से क्वेश्चन आता है, इसको करेंगे। वैसे ही हम लोग बात करें, पहले जमाना था उसका डाइवर्सिटी का, आजकल जमाना नहीं है, उसका जमाना खत्म हो गया। आजकल सवाल ही नहीं आता है डाइवर्सिटी से। पूरा डाइवर्सिटी रट लो, 172 पेज का आता है दो सवाल, है कि नहीं? तो उससे अच्छा है कि भैया पूरा जेनेटिक्स पढ़ने से तो अच्छा है ना कि पूरा बायोटेक पढ़ो। उसको पढ़ने में 2-3 दिन लगेगा, इसको पढ़ने में 2 घंटा लगेगा, फिर भी यहाँ से 7 गो सवाल आएगा, वहां से 2 गो सवाल आएगा। तो कौन सा पहले पढ़ेंगे आदमी? ये वाला जल्दी, मतलब वेटेज के अनुसार अपन देखेंगे, है ना। पिछले 10 साल का पेपर उठाओगे तो तुमको वेटेज दिख जाएगा कि कहाँ से कितना सवाल आता है। यहां तक समझ में आई नहीं आई? तो इसके बारे में अपन लिखेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। इसके बारे में अपन लिखेंगे एंजाइम विच कट्स डीएनए, एंजाइम विच कट्स डीएनए आइदर ऑब्लिकली, ऑब्लिक लिख के LY लगा देना, ऑब्लिक OBLI, आइदर ऑब्लिक OBLI QUELY, और स्ट्रेट एट सेम, नहीं, एट सम, और स्ट्रेट, या तो वो स्ट्रेट कट लगाएगा नहीं तो ऑब्लिक कट लगाएगा। समझना जरा। जैसे कि मान लो ये हमारा डीएनए हमारा कितना होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है ना भैया। अरे डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड है ना, तो या तो वो कट एकदम स्ट्रेट लगाएगा और नहीं तो कट वो एकदम ऑब्लिक लगाएगा। बस यही दोनों कट पॉसिबल है, इसके अलावा कोई तीसरा कट पॉसिबल नहीं है। या तो स्ट्रेट कट करेगा नहीं तो ऑब्लिक कट करेगा, या तो स्ट्रेट कट करेगा नहीं तो ऑब्लिक कट करता है। समझ में आया क्या? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं भैया? एंजाइम विच कट्स डीएनए आइदर ऑब्लिक और स्ट्रेट एट सम स्पेसिफिक साइट, कोई एक पर्टिकुलर साइट पे ही कट करेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एट स्पेसिफिक साइट। हाँ बिल्कुल सेम। अरे भाई कैसे तुम बात कर रहे यार, अजीब लड़का यार तुम। याद करो, ए के नीचे क्या हो सकता है? टी, टी के नीचे क्या हो सकता है? ए, अरे जी के नीचे क्या हो सकता है? सी। अरे यही ना पॉसिबल है। जैसे मान लो ये हमारा GAA TTC, मान लो ये हमारे पास है, अरे ये हमारे पास है, तो जी का उल्टा, ए का उल्टा, ए का उल्टा, एक टी का उल्टा, उड़ा देगा इससे। हाँ तो ये ऑब्लिक कट नहीं हुआ। जैसे मान लो ये हमारा डीएनए का सेगमेंट है, यहाँ जी है, ए है, टी है, टी है, सी है, वैसे ही GAATTC है। हम बता रहे हैं, देखो यहां से ये कट लगा दिया क्या, मतलब इसको इस पोजीशन पे काटेगा, इसको इस पोजीशन पे काटेगा, अपने आप ऐसा कट दिखेगा नहीं दिखेगा? अच्छा, अगर मान लो कि अगर ऐसा कुछ होता और यहां पे कट लगाता ए और टी के बीच में, तो यहां भी ए और टी के बीच में कट लगाता तो सीधे ही से काटता ना। तो स्ट्रेट कट और ऑब्लिक कट आएगा अभी टॉपिक, चिंता नहीं करो। तो हम लोग बात करें कि भैया ये डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे कट करता है, ये कहीं भी कट नहीं कर देगा। मतलब अगर उसका साइट होगा काटने लायक तो वहां काटेगा, नहीं तो वो वहां पे नहीं काटेगा। अरे समझ में आई बात नहीं आई? अरे आया बात या नहीं आया समझ में? पक्की बात है क्या? अरे कैसे पता चलेगा? वो तो तुम रटोगे ना, साइंटिस्ट लोग तो डिस्कवर करके रखा हुआ है कि हाँ ये स्पेसिफिक साइट है जहां वो कट करता है, तुम रट लो। जैसे हम क्या किए हैं, कोर 1 जो है वो जी और ए के बीच में कट लगाता है, और उसका सीक्वेंस होता है GAATTC। रटो तुम भी, हम जैसे रटे हैं, है कि नहीं? तुमको भी रटवाएंगे, एनसीईआरटी में दिया है, छोड़ेंगे थोड़ी। चलो आ जाओ। तो हमारा ये हो गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ना वो एक स्पेसिफिक साइट पे ही कट लगाता है, कहीं भी कट नहीं लगा देगा। सही है क्या? अच्छा, अब स्पेसिफिक साइट पे कट लगाता है, सिर्फ इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगर वो स्पेसिफिक साइट पे कट नहीं लगाता तो क्या तुम इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते क्या?
अरे क्या तुम इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते क्या? नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। स्पेसिफिक साइट को मार्क करना, अरे स्पेसिफिक साइट को मार्क करो और लिखो नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तुम दोनों को उठा के बाहर फेंक देंगे, बता रहा हूं मैं। चलो, हो गया क्या यहां तक? अरे यहां तक हो गया क्या? अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं कि भैया जितना अभी अभी बोला ना कि भैया इकोर वन जो है वो हमेशा किसके बीच में कट लगाता है? जी और ए के बीच में। मतलब जितना भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो सबका एक अपना अपना स्पेसिफिक साइट होगा। अरे बोलो, अरे बोलो भाई, कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होंगे उन सबके अपने अपने साइट होंगे, है ना? और वो अपने ही साइट पे कट लगाएगा, किसी दूसरे के यहां नहीं जाएगा। अबे सबका अपना अपना घर होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि सब अपने ही ना घर जाता है कि दूसरे के घर में घुस जाता है, ये मजा आ रहा है ऐसा कुछ करके। नहीं ना रे, तो लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे एच रेस्ट्रिक्शन। अच्छा, अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए पूरा लिखोगे क्या? रेस्ट्रिक्शन सीधे आर ही लिखोगे तो नहीं पता चलेगा क्या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है? तो सीधे लिखो, बराबर है क्या? सीधे। अच्छा, एग्जाम में मत लिख देना आर ही, है नहीं तो तुमको आर ही से उड़ा देगा, ठीक है भाई? वहां पे पूरा लिखना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, समझ में आया क्या? चलो लिखेंगे एच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैबिट्स, एच restriction endonuclease enzyme have its own रे बलेल, एक होता है गांडी, तुम्हें बोर। अबे आर ई लिख रही है तो आर ई तुम मालूम कैसे लिखी है? आर ई देख लो, बलेल इंसान। डॉट लगाओ बीच में, जय। चलो लिख लो आगे। अबे लिख लो रे, पिट देंगे बस, मेरे को पता है सब कुछ। चलो आ जाओ, तो हम लोग क्या बोल गए? चलो इधर देखो, एच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैव इट्स ओन रेस्ट्रिक्शन साइट। सबका अपना अपना रेस्ट्रिक्शन साइट होता है। हैव इट्स ओन रेस्ट्रिक्शन साइट, हैव इट्स ओन रेस्ट्रिक्शन साइट, हैव इट्स ओन रेस्ट्रिक्शन साइट। कोई दिक्कत यहां तक? अरे है ना? अच्छा एक बात बताओ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? काट देता है। हम लोग कच्ची से काटते हैं, कैंची से। वे रात ही ने कैंची से काट रहे थे। हाँ हाँ, तो भैया हम लोग क्या कहे, कुछ काट रहे होंगे तो सुनो ना, तो हम लोग कैंची से काटते ना भैया। कैंची को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं रे? है ना रे? अच्छा, ई किसको? ई भी काट रहा है ना, लेकिन ये कपड़ा नहीं काट रहा है। क्या काट रहा है ना? डीएनए काट रहा है। अच्छा, डीएनए क्या है? मॉलिक्यूल है ना भाई। अबे डीएनए क्या है? मॉलिक्यूल है ना। तो तुम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बोल सकते हो कि ई साला मॉलिक्यूलर सीजर है ना? तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या? ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। लिखो, लिखेंगे ऑल्सो नोन एज, मतलब नॉर्मल पॉइंट है, नॉर्मल पॉइंट है हमारे पास। ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। अच्छा, सीजर का स्पेलिंग सबको आता है कि नहीं रे? SCISSORS, सीजर्स। हाँ, मॉलिक्यूलर सीजर लिखेंगे अपन। ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर। अच्छा, कपड़ा को भी हम कहीं से भी काट देते हैं, ठीक है ना भाई? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। अच्छा, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया मॉलिक्यूलर सीजर किसको बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर किसको बोलते हैं? तो क्या जाएगा ऑप्शन में हमारे पास? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर ऑप्शन में नहीं है और कहीं पे ऐसा दिया है इकोर वन, तो कौन जाएगा आंसर फिर? इकोर वन, क्योंकि हमको पता है कि भैया इकोर वन कच्ची है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, तो भैया वो इनडायरेक्टली एग्जांपल के फॉर्म में दे दिया, और क्या है, इससे ज्यादा थोड़ी कुछ कर सकता है। अच्छा देखना दूसरा कंडीशन। अच्छा देखना, अगर काटने वाला है तो हम उसको सीजर बोलते हैं ना रे। तो हम अपने जीवन में कुछ जोड़ते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं? अबे गम बोलते हैं रे, गम। समझ है? कोई चीज अगर हम लोग जोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गम। अब मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर गम। अच्छा, जोड़ना मतलब ज्वाइनिंग, मतलब जो ज्वाइनिंग एंजाइम आएगा ना उसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर गम, सही है ना?
मतलब इसका काम है काट पीट के बराबर करना और उसका काम है गम को मतलब मॉलिक्यूल को जोड़ देना, ठीक है भाई। तो वो मॉलिक्यूलर गम हो जाएगा और ये मॉलिक्यूलर सीजर। समझ में आ रहा है क्या? हमारे अंदर भी कैंची भी है और चिपकाने वाला भी है, समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही होता है। चलो ये बात क्लियर है क्या यहां तक? यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो, यहां तक कोई तकलीफ? चलो आगे बात करेंगे हम लोग। देखना जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था जो सबसे पहले डिस्कवर किया वो साइंटिस्ट का नाम था स्मिथ। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्मिथ। किसने डिस्कवर किया था भैया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को? तो वहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्मिथ। एक साइंटिस्ट थे स्मिथ, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है या नहीं कि सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? दैट इज साइंटिस्ट का नाम क्या भैया? स्मिथ। कौन सा साइंटिस्ट है भाई? अरे कौन सा साइंटिस्ट है भाई? स्मिथ। क्लियर है भाई? अच्छा, इन्होंने जो एंजाइम का नाम बताया था, वो जो एंजाइम इन्होंने निकाला था वो लाल रंग से लिख लेना एंजाइम का नाम, ठीक है भाई? वो एंजाइम का नाम था हिंद सेकेंड एंजाइम। क्या नाम था भैया इसका? हिंद सेकेंड एंजाइम। अच्छा, और ये एंजाइम कहां से निकाला गया? फ्रॉम, कहां से निकाला गया? हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया का भी नाम सुना है? हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया होता है एगो, ठीक है भाई? उसी में से ये एंजाइम सबसे पहले बाहर निकाला गया था। मतलब हम लोग ये बोले कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसके अंदर होता होगा? बैक्टीरिया के अंदर, और वो साला डीएनए को काट कूट के बराबर कर देता होगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो हमारे अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है तो हमारे डीएनए को भी तो काट देगा ना रे? मतलब अगर बैक्टीरिया का डीएनए होता होगा अंदर में तो उसको भी काट पीट के बराबर कर देता होगा कौन? रेस्ट्रिक्शन। अगर ऐसा कर दिया तो बताओ बैक्टीरिया जिंदा रह पाएगा क्या? मतलब बैक्टीरिया को अपने डीएनए को बचाना है, लेकिन अगर बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन हुआ किसी डीएनए का, मान लो बैक्टीरिया के अंदर वायरस घुस गया है ना भाई, अब वायरस तो ये लेके गया है अपना जीनोम सीक्वेंस, लेके गया ना रे, उसको क्या करेगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वहां पे, काट पीट के बराबर कर देगा। उसके अंदर इन्फेक्शन कर पाएगा? नहीं, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन कर नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या बोले? हम लोग बात करेंगे, अभी हमारे पास दो मुद्दा आ गया कि भैया ये बैक्टीरिया में अगर मिलता है तो खुद बैक्टीरिया का डीएनए क्यों नहीं कटता है? सही है? अरे पहला मुद्दा क्या है हमारे पास? अगर ये बैक्टीरिया में ही मिलता है तो खुद बैक्टीरिया का डीएनए क्यों नहीं कटता है? पहला है। अरे सही है ना? अरे क्लियर है ना भाई? आगे हम लोग बात करते हैं। चलो तो हम लोग यहां पे बात करें। अच्छा, ये हिंद जो नाम दिया गया ना, एच से हो गया हिमोफिलस और आईएन से हो गया इन्फ्लुएंजा। क्या हो गया भैया? हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया से निकाला गया था? हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया। हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया, तो लिखेंगे हीमोफिलस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कौन सा बैक्टीरिया था भैया? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया। याद रहेगा क्या? अरे कितना मस्त स्टेटमेंट है ना भाई। मैं बोल रहा हूं कि भैया सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसने डिस्कवर करा? सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया भाई? स्मिथ। कौन सा एंजाइम डिस्कवर किया था? दैट इज द हिंद सेकंड एंजाइम। कौन था भैया हमारा? हिंद सेकंड। अच्छा सेकंड इसलिए बोलते हैं ना भाई, इसको हम लोग रोमन नंबर में पढ़ते हैं, बराबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से। क्लियर है भाई? तो हमारा कौन है भैया? हिंद सेकंड एंजाइम। देखो हम लोग रोमन नंबर में लिख रहे हैं, बार बार वन लिख रहे हैं तो आई की तरह लिख रहे थे ना भाई, ठीक है? तो इसको रोमन नंबर में ही लिखते हैं। बात करेंगे अभी नोमेनक्लेचर की। तो हम लोग बात करेंगे कि भैया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्मिथ, और इन्होंने सबसे पहला एंजाइम किसको डिस्कवर किया था भैया? हिंद सेकंड एंजाइम। कहां डिस्कवर किया था भाई? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया में से निकाला था। कहां से निकाला भैया? अरे कहां देखा, कहां निकाला भाई? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया में इन्होंने देखा था या निकाला था। क्लियर है भाई? साइंटिस्ट का नाम क्या था भाई? स्मिथ। इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अरे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। बोला था ना कि पूरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है। अरे तुम सोचो ना, पिछले 20-25 साल से क्वेश्चन हो रहा है, 30 साल से, अब 30 साल से क्वेश्चन हो रहा है और हर साल इसमें से आता है, तो ऐसा कोई पॉइंट बचा होगा क्या इसके अंदर जहां से क्वेश्चन ना आया हो? हर पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। मतलब एकदम फिक्स है कि यहां से क्वेश्चन आना है, तय। तुम्हारे टाइम में भी यहां से क्वेश्चन आएगा, चाहे ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कम से कम एक सवाल यहां से ना आए।
है ना, हो सकता है कि एक से ज्यादा आ जाए, पर एक तो फिक्स है कि एक तो आना ही है चाहे जो हो जाए। ठीक है भाई, तो ये बात समझे, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्मिथ। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? बाद में तीन साइंटिस्ट थे, नाम था स्मिथ, नेथास एंड ऑर्बर, ARBER, ऑर्बर। इन तीनों ने मिलके एक एंजाइम डिस्कवर किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जिसका नाम था इकोर 1 एंजाइम, और इसको डिस्कवर किया गया था ई कोलाई से। कहां से डिस्कवर किया था भैया? ई कोलाई से। तो सबसे पहले क्या हो गया? फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्मिथ। अगला पॉइंट हो जाएगा लेटर ऑन स्मिथ की बात करें, नेथास की बात करें एंड ऑर्बर की बात करें, इन तीनों ने मिलकर डिस्कवर करा किसको? डिस्कवर्ड, देखो मैं इकोर 1 लिख रहा हूं, समझना जरा। ये देखो, ये कैपिटल, दो स्मॉल, कैपिटल, रोमन नंबर। ठीक है भाई, इकोर 1। और कहां से निकाला गया ये? ई कोलाई से। देखो, ई से ई, सीओ से कोलाई, बराबर है क्या? ई कोलाई है, नथांस, ये नथांस है, NS नाम था साइंटिस्ट का, है ना भाई। ये एंजाइम निकाला गया, इकोर 1 एंजाइम निकाला गया फ्रॉम कहां से? बोलो भाई, ई कोलाई से। कहां से निकाला गया भैया? ई कोलाई से। समझ में रहेगा, याद रहेगा क्या? अरे हमारे टाइम में ये वाला क्वेश्चन था, हमारे टाइम में वो वाला क्वेश्चन था। चलो, तो भैया इकोर 1 किसने डिस्कवर किया, समझ में आ गया क्या? सबसे पहले द फर्स्ट एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय स्मिथ, नाम था हिंद। सेकंड एंजाइम कहां से निकाला गया? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से। कहां से निकाला गया भैया? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से निकाला गया। लेटर ऑन स्मिथ, नेथेंस एंड द ऑर्बर डिस्कवर्ड द इकोर 1 एंजाइम फ्रॉम ई कोलाई। इकोर 1 एंजाइम फ्रॉम ई कोलाई, इकोर 1 एंजाइम फ्रॉम ई कोलाई, इकोर 1 एंजाइम फ्रॉम ई कोलाई। क्लियर है भाई? क्या? हाँ, जब एक ही टॉपिक में दोनों साइंटिस्ट का नाम सेम है, मतलब एक ही को साइंटिस्ट हुआ होगा, वो अलग अलग टॉपिक थोड़ी है। अरे क्लियर है क्या? यहां तक नहीं समझ में आई तो जल्दी बोलो, पक्की बात है? एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अभी तक कितना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड है? अभी तक क्या पूछा जाता है कि अभी तक कितना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड है? तो भैया हमारे पास अभी तक लगभग 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर है। कितना है भैया? सो फार मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड हैं हमारे पास। और ये जो 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाला गया है, वो कितने बैक्टीरिया से निकाला गया है? तो सिर्फ 230 स्ट्रेन से निकाला गया। कितना स्ट्रेन? 230 स्ट्रेन से निकाला गया है। समझना जरा, जैसे ये आर लिखा है ना, ये आर, ये भैया स्ट्रेन होता है, समझना। याद करो, किसी भी कोई भी नाम लिखते हैं ना, तो हम लोग लिखते हैं ई कोलाई। अरे बोला था, तो ये वाला था क्या हमारा? ये वाला जीनस होता है, और ये वाला क्या होता है? स्पीसीज। अरे होता है ना। और इसके आगे अगर कुछ लगता है तो उसको हम लोग बोल रहे थे स्पेसिफिक एपिथेट। याद है या भूल गए? अरे बोल रहे थे ना। तो हम लोग यहाँ पे बात करें कि भैया यहाँ पे जो लगेगा ना, ये हमारा होगा स्ट्रेन। क्या होगा भैया? ये स्ट्रेन का नाम लिखिए। जैसे कि हम लोग नहीं बोलते हैं कि कोरोना वायरस का 19 गो स्ट्रेन है, चाहे वो नया स्ट्रेन आया है डेल्टा प्लस, जो बच्चा सबको हो रहा है। अरे हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो भैया स्ट्रेन का क्या मतलब? थोड़ा बहुत चेंज होगा उसके अंदर। अरे थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी होगा वही वो। समझ में आ रहा है? तो अभी तक लगभग कितना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड है? मोर देन 900, मोर देन 900। और ये 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाला कितने में से गया है? 230 से। अच्छा, ऐसा कुछ है नहीं, अभी डिस्कवर जो है ना 900 से बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी वही लिखता है तो हम भी वही बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो लिखेंगे सो फार, अगला स्टेटमेंट है सो फार इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारा। सो फार ऐसे करना, मोर देन 900, सो फार मोर देन 900, मोर देन 900 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मोर देन 900। अच्छा, 900 को अंडरलाइन कर देना ना लाल रंग से, क्या पता बाद में कंफ्यूजन हो जाए। तो लिखेंगे सो फार
more than 900 different types of restriction endonuclease have been discovered. More than 900 different types of restriction endonuclease enzyme, different types of restriction endonuclease enzymes have been discovered from enzyme have been discovered from 230 strain 230 from 230 strain of bacteria 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया मतलब 230 स्ट्रेन में से कितना निकाला गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज 900। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैं इसमें जितना स्टेटमेंट लिखाऊंगा ना भाई, हर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इच एंड एवरी क्वेश्चन। समझ में आ रहा है क्या? अरे क्लियर है या नहीं है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। घर पे जाके कम से कम आज के आज 4 बार पढ़ना। यकीन मानो घर पे जाके आज कम से कम कल है भैया पूरा याद होना चाहिए तुमको। क्लियर है? चलो आगे लिखेंगे अपन। चलो स्ट्रेन को मार्क करो, स्ट्रेन को मार्क करो। और स्ट्रेन का मतलब होता है वैरायटी। अरे 19 तरह का है तबे ना 19 तरह का कोरोना वायरस है, तबे ना बोल रहे हैं 19 स्ट्रेन है कोरोना वायरस का खाली अकेले। तो 230 स्ट्रेन का क्या मतलब कि उतना तरह का वैरायटी का बैक्टीरिया है। तो स्ट्रेन को मार्क करके लिखेंगे वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रेन किसको दिखाता है? वैरायटी को दिखाता है। VARIETY वैरायटी, VARIETY वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रेन किसको दिखाता है भैया? वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया को दिखाता है। वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया को दिखाता है। अच्छा एक बात बताओ, बैक्टीरिया के अंदर इसका फंक्शन क्या होता है? बैक्टीरिया के अंदर इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्यों रखता होगा बैक्टीरिया अपने? अरे हम अपने अंदर कोई चीज क्यों रखेंगे? उसका कुछ ना कुछ हमारे अंदर काम होगा तभी ना हमारे अंदर रहेगा, नहीं तो ऐसे ही रहेगा ये मजा आ रहा है रख लेते हैं, नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होगा। समझना, इसका फंक्शन कुछ ना कुछ होगा। समझना, जैसे मान लो कि बैक्टीरिया में, जैसे मान लो ये हमारा बैक्टीरिया है और यहाँ पे मान लो कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है और इसका खुद का प्लाज्मिड है, तो ये इसको कट नहीं करता है। तो वो हम बात करेंगे कि वो क्यों कट नहीं करता है। नहीं, जब साइट है तो किसी को भी कट करेगा। अरे है कि नहीं? अगर मान लो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है और ये मान लो GAATTC आ गया, अगर आ गया तो ये G और A के बीच में तो कट लगा देगा ना इसको। समझ में आ रहा है? वो कट लगा देना चाहिए लेकिन नहीं लगाता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ बैक्टीरिया अपने अंदर मॉडिफिकेशन करके रखा होगा। समझ में? लेकिन अब मान लो कोई दूसरा DNA हम इसमें ट्रांसफर कर दिए, क्या किया हम लोग, और इसको पता है कि ये वाला DNA जो ना हमारे लिए हार्मफुल है, चाहे यूजफुल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई दूसरा DNA आएगा तो उसके DNA को ये काट देगा कि नहीं काट देगा? जो भी फंक्शन कर रहा है उसका सारा मामला बराबर कर देगा काट कूट के। अरे जो फंक्शन कर रहा है उसका मामला बराबर कर देगा ना। तो हम लोग ये बोले कि भैया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज बैक्टीरिया में होना ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, वो अपने आप को बचाता है किसी दूसरे से। सही है ना? मतलब क्या है? वो उसका खुद का डिफेंस मैकेनिज्म है। क्या है भैया? वो खुद का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। तो स्टेटमेंट लिखेंगे दिस एंजाइम, फंक्शन लिख देना इसी तरह से और यहां पे लिखना दिस एंजाइम बस छोटा सा टॉपिक नहीं है ये, बस छोटा सा, बस उसका फंक्शन क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर उसकी बात करें। दिस एंजाइम इज द पार्ट ऑफ This enzyme is the part of defense system of bacteria. This enzyme is the part of defense system of bacteria. Is the part of defense system of bacteria. एगो मेरे स्कूल में ना मास्टर था, उसका हम लोग नाम रख दिए थे बैक्टीरिया, हम लोग उसको बैक्टीरिया बोलते थे स्कूल में। This enzyme is the part of, वो दिन भर साला बैक्टीरिया पढ़ाते रहता था, है ना भाई। जब ये 9वां या 10वां में डाइवर्सिटी है ना भाई, है ना भाई, उसमें क्या होता था ना कि जब वो पढ़ाने आते थे ना तो जितना क्लास लेते थे सब में बैक्टीरिया 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 ऐसे बैक्टीरिया वैसे, उसका नाम में रख दिया बैक्टीरिया। जो कोई उसको नहीं बोलता था, उसका ओरिजिनल नाम था रविकांत, उसको लोग बोलते ए बैक्टीरिया। समझे? चलो आ जाओ। दिस एंजाइम इज द पार्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम
and protect the bacteria from external viral DNA and protect the bacteria from external viral DNA. एक्सटर्नल वायरल डीएनए मतलब अगर वायरस का कोई इन्फेक्शन होता है अगर किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, तो वो उसके डीएनए को ही काट कूट के बराबर कर देगा। वायरस का यही तो प्रॉपर्टी होता है, जिसके अंदर घुसता है साले उसके जीनोम के साथ जुड़ जाता है, मार एकदम दाएं 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 मल्टीप्लाई करता है, अब बोलता है ये मजा आ रहा है जीवन जीने में। अरे यही करता है ना बे, इसके डीएनए को ही काट दिया। समझ में आया क्या? आओ डीएनए क्या मतलब वायरल इन्फेक्शन नहीं हो पा रहा है उसके अंदर, बराबर है क्या? तो हम लोग ये बात करें कि वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, वो उसके बचाव का तरीका है। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन आता है कि भैया वो अपना खुद का क्यों नहीं काटता है? अरे उसका खुद का डीएनए भी तो कट जाना चाहिए ना भाई। सुन ले पहले, सुन ले, बैक्टीरिया ना हेत्ती वर्ग ऑर्गेनिज्म है, ब्लड नहीं है। हाँ चलो, वैसा कुछ नहीं है यार, तो उतना वाला नहीं है। आ जाओ रे, ये देखो। तो अब हमारे पास मुद्दा क्या है भाई? अब हमारे पास क्या है कि भैया अपना खुद के डीएनए को क्यों नहीं काटता है? बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है और उसके पास डीएनए भी है, तो साला कटता क्यों नहीं है उसका डीएनए? कट जाना चाहिए और खत्म हो जाना चाहिए बैक्टीरिया को पूरी तरह से। अरे है कि नहीं है? अभी जो 230 स्ट्रेन में से निकाले, तो हम जब निकाले तबे मिला होगा, उसके पहले नहीं मिलता होगा उसके अंदर। अभी उसके पहले भी ना रहा होगा, नहीं रहा होगा उसके अंदर, रहा होगा उसके पहले भी, उसके अंदर रहा होगा वो चीज। समझ में आ रहा है? लेकिन फिर भी वो स्ट्रेन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। इसका मतलब वो खुद के डीएनए को नहीं काट रहा है अपने, तो उसके बारे में लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे अपन, उसके बारे में अपन स्टेटमेंट लिखेंगे। द एंजाइम, या फिर दीज लिखो, दीज एंजाइम never cuts the DNA of its own bacteria, never cuts the DNA of its own bacteria। समझना जरा, एक बताता हूं। जैसे इधर देखो, जैसे मान लो कि एक बैक्टीरिया है और उसके अंदर एक एंजाइम है, दैट इज द इकोर 1। मतलब ये फिक्स हो गया कि भैया GAATTC, जहां सीक्वेंस आएगा वहां पे G और A के बीच में कट लगाएगा। सही है भाई? अरे लगाएगा ना। हमारे पास प्लाज्मिड होता है ना सर्कुलर, मान लो यहाँ पे GAATTC, ये बैक्टीरिया का अपना ही है और उसी के अंदर ये भी मिल रहा है, तो बताओ ये यहाँ पे कट लगा देना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लेकिन यहाँ पे कट नहीं लगाता है। समझना क्यों नहीं लगाता है? जैसे कि ये इसका खुद का प्लाज्मिड या फिर खुद का डीएनए है, ये क्या करता है ना, जहां पे जो साइट होता है, जैसे ये तो जानता है कि भी हम रेस्ट्रिक्शन साइट रखे हुए हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो इसका जो साइट, इसका साइट कहां है? जी और ए के बीच में है ना। तो यहां पे ना अगर ये देखो, ये जब तक दिखेगा नहीं तब तक ये काटेगा क्या? अबे दिखबे नहीं करेगा, दिखने ही नहीं देगा उसको, ना वो दिखेगा ना वो कटेगा। समझ में आ गया? तो यहां पे क्या करता है ना, एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाता है। क्या किया जाता है? एक मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप लगा दिया जाता है। जब CH3 ग्रुप लगा देगा यहाँ पे इस जगह पे, तो बताओ क्या इकोर 1 यहां से घूमते घूमते जाएगा लेकिन इसको पहचान नहीं पाएगा? और जब पहचान नहीं पाया तो वहां पे काट पाएगा क्या? नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि भैया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से बचाने के लिए अगर हम मिथाइलेशन करवा दे उसके साइट पे, कौन से एंजाइम से? मिथाइलेज एंजाइम। अरे मिथाइलेशन करवा रहे हैं, मिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप का एडिशन, तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? मिथाइलेज। अरे मिथाइल ग्रुप है ना। अरे यार एक कार्बन CH4 होता है, उसको हम लोग मीथेन बोले थे, और याद करो एक बॉन्ड जब छूटल रहता है तो उसको आइल बोले थे, मिथाइल। अरे बोलेलवा साहब, ऐसा कुछ नहीं बोले थे। तो ये हो गया मीथेन और ये लग गया तो ये क्या हो गया? मिथाइल। याद है? और मिथाइल का एडिशन मिथाइलेशन, और इसको मिथाइलेशन करवाने के लिए कोई ना कोई एंजाइम चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? तो उसके लिए मिथाइलेज एंजाइम, मिथाइलेज। अबे लेज वो वाला नहीं है कि गए फारे खाए एकदम मजा आ गया, है कि नहीं? मारवो करेंगे सबको। चलो लिखो, है ना, इसमें लिखेंगे द एंजाइम नेवर कट्स द डीएनए ऑफ इट्स मतलब ओन बैक्टीरिया बिकॉज बैक्टीरिया मॉडिफाई the restriction site of its own DNA, because bacteria modify the restriction site of its own DNA,
उसके वो अपने खुद के डीएनए के रेस्ट्रिक्शन साइट को मॉडिफाई कर देता है। सही है? अरे रेस्ट्रिक्शन, वो अपने खुद के डीएनए के रेस्ट्रिक्शन साइट को मॉडिफाई कर देगा, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको पहचान, और पहचान नहीं पाएगा तो कट भी नहीं लगाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पे हमारा क्या हो गया, बिकॉज बैक्टीरिया मॉडिफाई द रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ इट्स ओन डीएनए बाई मिथाइलेशन। कैसे मॉडिफाई करेगा? बाई मिथाइलेशन। कैसे मॉडिफाई करेगा? बाई मिथाइलेशन। बाई मिथाइलेशन which is done by an enzyme, which is done by an enzyme मिथाइलेज। मिथाइलेशन कौन से एंजाइम की वजह से हो जाएगा? मिथाइलेज की वजह से। which is done by an enzyme मिथाइलेज। कोई दिक्कत यहां तक? अरे यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, वो हिंद सेकंड को मार्क करो, वहां पे लिखो एम्स में पूछा गया था, आगे आने का चांस है। हिंद सेकंड को मार्क करो और वहां पे लिखो भैया एम्स में पूछा गया था। वो वाला पॉइंट एम्स में पूछा गया था। क्लियर है भाई? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक? अरे बोलो। तो टॉपिक डालना टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। टॉपिक डालना टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अब टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कितने प्रकार के होते हैं? एंडोन्यूक्लिएज हमारे कितने प्रकार के होते हैं, हम वो बात करेंगे। अरे कोई तकलीफ है क्या यहां तक? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भाई, ठीक है ना? तो सा ध्यान से करेंगे अपन इसको। और देखो ये बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। अरे आसानी से हो जा रहा है ना? अरे ये काफी ज्यादा मुश्किल है क्या ये टॉपिक? नहीं ना? तो भैया ये 3 तरह का होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कितने तरह के होते हैं भैया? 3 तरह के होते हैं। जो पहला होता है वो होता है टाइप 1, जो दूसरा होता है वो होता है टाइप 2, और जो तीसरा होता है वो होता है टाइप 3। यही नाम है, बराबर? ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन सा? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। कौन कौन सा होता है भैया? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अरे ये तो और अच्छा नाम है ना, याद रखने की जरूरत नहीं है। 3 तरह का होता है। कौन कौन? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और क्या? 1 2 3 खत्म। चलो तो हम लोग अब बात करेंगे इसके बारे में। टाइप 1, टाइप 2 डाल दिया गया। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डालो। रोमन नंबर में डालना ना, 1 2 3। 1 2 3 रोमन नंबर में डालना भाई। इससे अच्छा टाइप कभी देखा था भाई? कब देखा? टाइप 1 चलो यहां तक क्लियर है क्या? अरे यहां तक क्लियर है क्या? चलो क्या करेंगे अपन, थोड़ा कॉपी को ना 3 बराबर पार्ट में डिवाइड करना। कॉपी को 3 बराबर पार्ट में डिवाइड करना। एक तरफ लिखना टाइप 1, फिर लिखना टाइप 2, फिर लिखना टाइप 2, और फिर लिखना हमारा टाइप 3। ये ना रे, उतने में हो जाते, बहुत है उतना ही। पूरा नहीं खींचना है, डिफरेंस करने से पहले पूरा नहीं खींचा जाता है। चलो एक तरफ लिखो टाइप 1, एक तरफ लिखो टाइप 2, फिर लिखो टाइप 3। हो गया क्या? टाइप 1 की बात करें तो नॉट सो स्पेसिफिक, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है इसका मतलब, अरे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है मतलब, कोई जरूरी नहीं है कि भैया अपने ही साइड पे कट करेगा, हो सकता है दूसरे के साइड पे काट दे। अरे हो सकता है दूसरे के साइड पे काट दिया तो हम निकाल रहे हैं कोनो जीन निकल जाएगा कोनो जीन, अरे निकलेगा कि नहीं निकलेगा?
अब बोले ना नहीं करेगा, अरे बोले लो साहब निकलेगा ना। तो हम लोग ये बोले कि नॉट सो स्पेसिफिक, बताओ इसको यूज करोगे क्या? अरे इसको यूज करोगे क्या? नहीं, बोलेगा ये छोटा साला के नू काट दे रहा है। वैसे तो नहीं, मजा नहीं आएगा भाई। चलो हम लोग बात करते हैं टाइप 2 की। हम बात कर रही है वेरी वेरी स्पेसिफिक। बताओ यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा भी है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक। ये एकदम अपने स्पेसिफिक साइट पे कट करेगा, उसके अलावा कहीं कट नहीं मारेगा। बराबर है क्या? तो हम लोग बात किए टाइप 1 क्या हो गया, नॉट सो स्पेसिफिक। टाइप 2 एंड टाइप 3 इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, अपने ही पोजीशन पे कट करेगा, बाकी कहीं नहीं कट करेगा। चलो आ जाओ। अब मान लो हमारा जो डीएनए, अगर मान लो हमारा डिजायर्ड जीन है, तो हमारा डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है कि डबल स्ट्रैंडेड होता है? अरे सिंगल स्ट्रैंडेड की डबल स्ट्रैंडेड? अब जो टाइप 1 है ना, वो सिर्फ एक स्ट्रैंड को कट करेगा, दूसरे स्ट्रैंड को कट नहीं करेगा। टाइप 1 क्या करता है, सिर्फ एक स्ट्रैंड को कट करेगा, दूसरे स्ट्रैंड को कट नहीं करेगा। तो यहां पे अगला पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो? टाइप 1 में लिखना, टाइप 1 में लिखेंगे कट्स ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये क्या करता है, कट्स ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, सिर्फ एक स्ट्रैंड काटेगा डीएनए का। बताओ क्या हम इसको यूज करेंगे क्या? अरे हमारा दोनों स्ट्रैंड कटना चाहिए कि एक वो कट जाएगा तो हमारा काम चला लेंगे उससे? अरे दोनों कटना चाहिए ना। तो टाइप 2 और टाइप 3 जो है ये दोनों ही स्ट्रैंड को काटता है। इट कट्स बोथ, इट कट्स बोथ द स्ट्रैंड, बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। मतलब बताओ ये भी और ये भी, ये दोनों ही डीएनए को काटता है। टाइप 2 एंड टाइप 3 की बात करें तो ये दोनों स्ट्रैंड को काटता है, बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। कोई दिक्कत? अब एक लाइन छोड़ के लिखना है इसमें, ठीक है भाई? एक लाइन छोड़ के लिखना है इसमें, कोई दूसरा कलर यूज कर लेना। बराबर है क्या? अरे क्लियर है? ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि इसमें अगर काटना है इसको, अगर ये काटना चाहता है तो इसको क्या क्या चाहिए? तो इसके लिए इसको चाहिए मैग्नीशियम +2 चाहिए, मैग्नीशियम प्लस प्लस लिखा जाता है, ठीक है भाई? साथ में इसको एटीपी चाहिए और साथ में इसको चाहिए एस एडिनोसाइल कंपाउंड है। बराबर, ये इसको चाहिए काटने के लिए। इसकी बात करें तो अगर इसको काटना हो तो रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीशियम +2, सिर्फ मैग्नीशियम +2 चाहिए। क्या हमारे अंदर मैग्नीशियम होता है कि नहीं होता है भाई? होता है ना। और यहां, अच्छा यहां पे प्लस प्लस लिख रहा हूं, +2 में यहां पे प्लस प्लस, ये तरीका है डिनोट करने का। अभी ये तरीका है डिनोट करने का, क्लियर है भाई? ये प्लस प्लस रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीशियम ++। और इसकी बात करें तो ये क्या क्या रिक्वायर्ड करता है, हम उसकी बात करते हैं। इट रिक्वायर्ड मैग्नीशियम ++ कॉमा एटीपी कॉमा एस एडिनोसाइल, एस एडिनोसाइल कॉमा मिथियोनीन, मैथियोनीन। वापस से देखो, नॉट सो स्पेसिफिक, कट ओनली वन स्ट्रैंड, इट रिक्वायर मैग्नीशियम +2 एटीपी एंड एस एडिनोसाइल है। एक पॉइंट है बस, अच्छा एक एंजाइम का नाम बताया था ना, मिथाइलेज, है ना भाई? बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ऐसे भी होते हैं जिसको तुम भेजेगी काटने के लिए और वो करके आ जाएगा मिथाइलेशन। हम उसको किसके लिए भेजे हैं? काटने के लिए, और करके आ जाएगा क्या? मिथाइलेशन। मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि वो बाई फंक्शनल हो जाएगा, उसको जहां मन करेगा कट करेगा, जहां मन करेगा मिथाइल लगा के चलाएगा। तो गड़बड़ है ना भाई? मतलब हमको तो श्योर होना चाहिए ना कि हम जो भेजे हैं वो काट के ही आएगा, मिथाइल लगा के नहीं आएगा। बोलो, अरे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे बोलो ना, अरे होना चाहिए ना। तो इसमें चौथा पॉइंट है हमारे पास, चौथा पॉइंट, जो टाइप 1 टाइप का जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होते हैं ये बाई फंक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? बाई फंक्शनल। और बाई फंक्शनल में लिखेंगे, टाइप 1 टाइप के जो होते हैं ये बाई फंक्शनल होते हैं, और बाई फंक्शनल वाले में लिखेंगे
टाइप 1 टाइप के कैसे होते हैं भाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज? बाई फंक्शनल होते हैं, बाई फंक्शनल। और बाई फंक्शनल में अपन लिखेंगे सेम एंजाइम हैव बोथ, यहां पे क्या लिखोगे? सेम एंजाइम हैव बोथ restriction and methylation एक्टिविटीज। ये दोनों ही एक्टिविटीज करेगा। बताओ मजा आएगा क्या? अरे जहां भेजे काटने के लिए वहां मिथाइलेशन करवा देगा, जहां भेजे मिथाइलेशन करवाने के लिए वहां काट पीट के आ जाएगा। बताओ ये सही है कि गलत है? हम उसको यूज करेंगे कभी? टाइप 1 टाइप को कभी यूज नहीं कर सकते भैया। तुम देखो साला दोनों काम कर रहा है भाई, मिथाइलेशन भी करवा रहा है और काट पीट भी रहा है। मजा नहीं आया? अरे मजा नहीं आया ना भाई। तो टाइप 2 वाले में बात करते हैं। टाइप 2 की बात करें तो भैया ये सेपरेट फॉर्म होता है, रेस्ट्रिक्शन के लिए अलग और मिथाइलेशन के लिए अलग। मतलब पर्टिकुलर एंजाइम ही होगा जो जाएगा तो मिथाइलेशन करवा के आएगा और जाएगा तो रेस्ट्रिक्शन करवा के आएगा। तो बताओ हम किसको यूज करेंगे, सेकंड वाले को या फर्स्ट वाले को? अभी तक अरे अभी तक मुझे किसमें कंफ्यूजन है भाई? देखो ई तो फिक्स है कि भैया नहीं होने वाला, ये स्पेसिफिक जगह पे नहीं काटता, लेकिन हमको पता है ई दोनों बराबर चल रहा है। हम इसको भी यूज कर सकते हैं अभी तक और इसको भी यूज कर सकते हैं। अरे थोड़ा सा ज्यादा रिक्वायर है तो क्या दिक्कत है, दे देंगे, काटेगा तो कम से कम। लेकिन यहाँ पे चौथा नंबर का स्टेटमेंट लिखो। चौथा स्टेटमेंट के बाद तुमको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि तुमको किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। तो चौथे में स्टेटमेंट लिखेंगे सेपरेट फॉर्म, FORM फॉर्म, सेपरेट फॉर्म, सेपरेट फॉर्म, FORM फॉर्म, सेपरेट फॉर्म फॉर रेस्ट्रिक्शन एंड मिथाइलेशन एक्टिविटीज। अलग अलग फॉर्म होगा किसके लिए? सेपरेशन के लिए और मिथाइलेशन एक्टिविटीज के लिए। सेपरेट फॉर्म फॉर रेस्ट्रिक्शन एंड मिथाइलेशन एक्टिविटीज, फॉर रेस्ट्रिक्शन एंड मिथाइलेशन एक्टिविटीज एंड मिथाइलेशन एक्टिविटीज। समझ में आ रहा है क्या? अरे नहीं आ रहा है तो बोलो। अरे यहां तक नहीं समझ में? बताओ मतलब टाइप 2 तरह का जो होगा ना वो मिथाइलेशन कोई और एंजाइम करवाएगा और रेस्ट्रिक्शन कोई और। तो ये अच्छा है ना, मतलब हम जो काटने के लिए भेजेंगे वो काटिए के आएगा और मिथाइलेशन के लिए भेजेंगे तो मिथाइलेशन करके आएगा। उसमें तो पता नहीं चल रहा है कौन काटेगा कौन मिथाइलेशन करेगा। जाएगा काटने के लिए भेजे, काट दिया, मिथाइलेशन गड़बड़ा जाएगा फिर। तो तीसरे टाइप 3 में लिखना, टाइप 3 में लिखना बाई फंक्शनल लाइक टाइप 1। ये भी कैसा होता है? बाई फंक्शनल होता है। बाई फंक्शनल किसकी तरह? टाइप 1 की तरह। तो बताओ, अब बताओ भाई, तीनों डिफरेंस देखने के बताओ मेरे को कि हम कौन से टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम यूज करेंगे, टाइप 1, टाइप 2 की टाइप 3? टाइप 2 को यूज करेंगे, टाइप 1 और टाइप 3 को हम यूज नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया भाई? अरे आया नहीं आया? ये हमारा डिफरेंस हुआ खत्म। अरे ये हमारा डिफरेंस क्या हो गया? खत्म। और खत्म होने के बाद अब ये इसे खींच लेना और यहां पे लिख लेना टाइप 2 इज कॉमनली यूज्ड। सेकंड वाले को मार्क करके लिख देना टाइप 2 इज कॉमनली यूज्ड, नीचे की तरफ टाइप 2 इज कॉमनली यूज्ड। हम लोग मेनली किस टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं? टाइप 2 टाइप का। क्लियर है भाई? टाइप 2 इज कॉमनली यूज्ड, टाइप 2 इज कॉमनली यूज्ड। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कितने तरह के हो गए भाई? 3 तरह के। कौन कौन सा? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 और टाइप 3 जो है बाई फंक्शनल है, मिथाइलेशन भी खुदे करवाता है और काटता भी खुदे है। जबकि टाइप 2 जो है मिथाइलेशन कोई और करवाता है और काटता कोई और है। इसलिए हम किसको लेंगे भाई? टाइप 2 वाले को लेंगे। टाइप 1 और टाइप 3 हमारे किसी काम का नहीं है। टाइप 1 एक स्ट्रैंड को काटेगा कि दोनों स्ट्रैंड को? एक स्ट्रैंड को। बाकी टाइप 2 और टाइप 3 दोनों स्ट्रैंड को। ये स्पेसिफिक होता है क्या? नहीं, बाकी दोनों स्पेसिफिक होते हैं। क्लियर है भाई? समझ में आ रही है क्या? मतलब हमको पूरा देखने के बाद यही पता चला कि हमारा जो टाइप सेकंड टाइप का है वो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू टाइप 1 एंड टाइप 3। इसलिए हम किसको यूज करेंगे कॉमनली? टाइप 1 एंड ये टाइप 2 को यूज करेंगे, टाइप 1 और टाइप 3 को यूज नहीं करेंगे। कोई दिक्कत क्या यहां तक? अरे यहां तक समझ में आई क्या? अच्छा, उस समय से हम लोग बोल रहे हैं रेस्ट्रिक्शन साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट। अरे बोल रहे हैं ना, तो टॉपिक डालेंगे अपन रेस्ट्रिक्शन साइट।
अपन टॉपिक डालेंगे रेस्ट्रिक्शन साइट। टॉपिक डालेंगे अपन रेस्ट्रिक्शन